हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन बेहतरीन चल रहा होगा। बच्चों, हम लोगों ने क्लास में धातु एवं अधातु चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। तो आज आपको मेन जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीटेड सवाल हैं, कई बार पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में बच्चों, उन सभी प्रश्नों को मैं एक जगह लेकर के इकट्ठा करके आया हूं और आप सभी को प्रश्न में दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो एक एक प्रश्न को बच्चों बेहतरीन तरीके से इसमें देखेंगे। बेहतरीन इसमें क्वेश्चंस है बच्चों, एकदम जो भी क्वेश्चंस इसमें है बच्चों सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मेन क्वेश्चंस है, वीवीआई क्वेश्चंस है बच्चों। आपके बोर्ड एग्जाम में ये जरूर क्वेश्चंस आएंगे, तो आप अच्छा सा देखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, निम्नलिखित में किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? बच्चों अब आप कमेंट भी करते रहे बच्चों, ठीक है। अगर आपको इसमें पता है आंसर, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके आंसर भी बताएं बच्चों। ऑप्शन यहाँ पे दिखा है, इंग्लिश में भी है बच्चों, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कट बाय नाइफ इजीली? ऑप्शन ए Hg यानी कि बच्चों पारा होता है, मरकरी। ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम और ऑप्शन डी सोडियम। तो बताइए बच्चों, इसमें से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है बच्चों? ठीक है, चलिए आप कमेंट करते रहे, आंसर बताते रहे, हम भी बताएंगे आपको। ये सोडियम है बच्चों, सोडियम को धातु आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया सोडियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सबसे क्रियाशील धातु है? ठीक है, इंग्लिश में भी देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल? आपको तो बताया था मैं बच्चों, ट्रिक बताया था सबसे क्रियाशील धातु कौन सा होता है। अब आप जानते हो, आप कमेंट करके पहले बताएं कौन सा क्रियाशील धातु है, सबसे क्रियाशील धातु क्या है। ठीक है, इसमें देखिए, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ये सोडियम है सबसे क्रियाशील धातु। एक मिनट बच्चों, पेन, हाँ ये सोडियम है, ये है क्रियाशील धातु, सबसे क्रियाशील धातु यहाँ पर सोडियम है बच्चों। मैं धातु की क्रियाशीलता जब मैं पढ़ाया था, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स आपको जब मैं पढ़ाया था, तो आपको एक ट्रिक बताया था, याद होगा शायद, याद होगा नहीं। मैं बोला था बच्चों, प्लीज स्टॉप कॉल मी अलजेब्रा, प्लीज स्टॉप कॉल मी अलजेब्रा। ठीक है बच्चों, क्लास में एक बच्चा था, उसको सभी दोस्त जो थे जबड़ा जबड़ा करके बुलाते थे, जबड़ा ओ जबड़ा इधर आ इधर आ। तो वो लड़का करे कि यार प्लीज स्टॉप मी कॉल जबड़ा, प्लीज स्टॉप कॉल मी जबड़ा, प्लीज स्टॉप कॉल मी जबड़ा। यानी कि प्लीज यानी कि पोटेशियम, सबसे क्रियाशील धातु है बच्चों पोटेशियम। स्टॉप यानी कि सोडियम, 2 नंबर पे सोडियम आता है, कैल्शियम आता है, उसके बाद मैग्नीशियम आता है, उसके बाद एल्युमिनियम आता है और उसके बाद बच्चों जिंक आता है। तो इसमें देखेंगे बच्चों क्या देखिए, ये सब तो बहुत पीछे है ना। सबसे पहले कौन सा है सबसे क्रियाशील? अगर इसमें देखिए सोडियम इसमें नहीं है, सोडियम को हटा करके सबसे ऊपर तो इससे कौन आ रहा है, सॉरी पोटेशियम को हटा करके सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है, सोडियम आ रहा है। तो ये सबसे क्रियाशील धातु ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? आपको अगर आंसर पता है तो आप बताएं बच्चों, कौन सा धातु? अधातु नहीं है बच्चों, धातु है। ठीक है, ऑप्शन ए है ब्रोमीन, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है पारा और ऑप्शन डी है लिथियम। अगर आपको पता है बच्चों तो आप कमेंट करके बताएं, फटाफट कमेंट करते रहें कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, धातु की बात करें बच्चों, और धातु की बात नहीं, धातु की बात नहीं, यहाँ पे लिखो मेटल, धातु की बात करें, मेटल की बात करें। ठीक है, मेटल की बात करें। तो जो बच्चों पारा है Hg मरकरी, ये जो होता है लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। अगर बच्चों अधातु बोलता, नॉन मेटल्स बोलता अधातु, तब ये ब्रोमीन हो जाता। ब्रोमीन अधातु है, नॉन मेटल है, जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। ध्यान रहे बच्चों, अगर अधातु पूछे एग्जाम में तो आप ब्रोमीन पे टिक लगाएंगे, अगर धातु पूछे तो आप पारा पे टिक लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? देखिए आ ही गया क्वेश्चन, कौन सा अधातु? अधातु यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉन मेटल्स। ऑप्शन कौन होगा? आपको अभी तो बताया ऑप्शन कौन सा होगा, अभी मैंने बताया
अधातु कहेगा तो ब्रोमीन पे टिक लगाएंगे आप, ठीक है बच्चों। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, नॉन मेटल है। ओके बच्चों। और अगर धातु की बात करें तो पारा पे टिक लगाएंगे। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, फिर कमेंट करेंगे। पृथ्वी की परत से प्राप्त अयस्कों में अवांछनीय पदार्थ कहलाता है। जो बच्चों पृथ्वी की परत से हम अयस्क प्राप्त करते हैं तो उसमें अवांछनीय पदार्थ जैसे बालू, मिट्टी, छोटे छोटे कंकड़ वगैरह मिले होते हैं, ठीक है बच्चों। उस अवांछनीय पदार्थ को हम लोग दूर करते हैं, ठीक है। तो उस अवांछनीय पदार्थ को क्या कहते हैं बच्चों? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है गैंग, ऑप्शन बी है गालक, ऑप्शन सी है धातुअन और ऑप्शन डी है प्रगल्भ। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? आप अगर चाहते हैं फटाफट कमेंट करते रहिए बच्चों, ठीक है। इसका ऑप्शन ही हो जाएगा ऑप्शन ए, गेंग बोलते हैं बच्चों, ठीक है। क्लास में आपको बताया भी गया बच्चों गेंग किसे कहते हैं। आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन बच्चों इसमें मैं लेकर के सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब यहाँ इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। वैसा रासायनिक बंधन जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है, ठीक है। वैसा रासायनिक बंधन जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है क्या कहलाता है, ठीक है। ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है आयनिक बंधन बोलते हैं, ऑप्शन बी सहसंयोजक बंधन बोलते हैं, रासायनिक बंधन बोलते हैं, इनमें से सभी बोलते हैं। देखो बच्चों ध्यान से देखना, अगर इसको आप अच्छा से पढ़ोगे ना, सोचोगे ना, तो आप ना गलत टिक लगा दोगे, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, इनमें से सभी भी ऑप्शन है, ठीक है, ध्यान से देखो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा आयनिक बंधन हो जाएगा, ठीक है। आयनिक बंधन हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। दो या दो से अधिक अणु या परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बनता है उस बंधन को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बंधन कहते हैं। अच्छा, सहसंयोजक बंधन क्या होता है बच्चों? तो दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, शेयरिंग होता है बच्चों, जब जिसमें शेयरिंग होगा, इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा बच्चों, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम सहसंयोजक बंधन बोलेंगे। और जिससे जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनेगा उसको हम लोग आयनिक बंधन कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, उसके बाद कमेंट करना है। और बच्चे इस बार बोर्ड में देख लीजिए, इस बार बोर्ड में बेहतरीन मार्क्स आना चाहिए सभी बच्चों का। देखो बोर्ड परीक्षा में आपकी बार 470 प्लस अंक पार होनी चाहिए, ठीक है। देखिए टैगलाइन यहाँ पे देखेंगे, बोर्ड परीक्षा में आपकी बार 470 प्लस अंक पार होनी चाहिए बच्चों। तो हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करके ठीक से समझ करके पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। धातुओं के निष्कर्षण में निस्तापन किस अयस्कों का किया जाता है? ध्यान से समझना बच्चों, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो बच्चों, ठीक है। निस्तापन यानी कि कैल्सिनेशन बच्चों, निस्तापन किस अयस्कों का किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सल्फाइड अयस्क का निस्तापन किया जाता है, या कार्बोनेट अयस्क का, या हाइलाइड अयस्क का, या ऑक्साइड अयस्क का। किस अयस्क का हम लोग निस्तापन करते हैं बच्चों, ठीक है, ये कैल्सिनेशन करते हैं। तो कैल्सिनेशन किसको करेंगे बच्चों? आप कमेंट करके फटाक से पहले बताओ, ठीक है। हम करते हैं बच्चों कार्बोनेट अयस्क का हम लोग निस्तापन करते हैं। अगर हमें जारण करना होगा यानी कि भर्जन करना होगा तो भर्जन किस में करते हैं बच्चों? भर्जन हम सल्फाइड अयस्क में करते हैं। अच्छा, आपको पता होनी चाहिए बच्चों निस्तापन किसे कहते हैं और जारण किसे कहते हैं। जारण को आप भर्जन भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम में आपके पेपर में पूछा भी जाता है बच्चों, 2 मार्क्स का 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, जारण और निस्तापन में अंतर स्पष्ट करें। तो देख रहे हो बच्चों, निस्तापन क्या होता है? निस्तापन क्या होता है कि सांद्रित अयस्कों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और उसको धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। फिर से देखना, सांद्रित अयस्कों को, धातु के अयस्कों को, सांद्रित अयस्कों को हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदल देते हैं, तो उसको हम निस्तापन करते हैं। और अगर कहेगा कि ये जारण किसे कहते हैं, तो जारण के ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, बस यही अंतर है। निस्तापन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं और जारण में ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। किसको गर्म किया जाता है? तो धातु के अयस्क को गर्म किया जाता है। क्यों गर्म किया जाता है बच्चों? तो धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब जारित किसी भी धातु के अयस्कों को जारित करो या निस्तापित करो, वो किस में बदलेगा? धातु ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे धातुओं के निष्कर्षण में निस्तापन किस अयस्कों का किया जाता है?
तो निस्तापन कार्बोनेट अयस्कों का किया जाता है, ठीक है, और जारण सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है। ये याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, निस्तापन यानी कि कार्बोनेट अयस्क, ये हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ये बी। निस्तापन करें, कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, धातुओं के निष्कर्षण में भर्जन यानी कि जारण, देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, धातुओं के निष्कर्षण में भर्जन या जारण, एक ही नाम है, भर्जन कहिए या जारण कहिए, किस अयस्कों का किया जाता है, ठीक है। अब जारण किसको करेंगे बच्चों, भर्जन किसको करेंगे, तो सल्फाइड अयस्क का करेंगे। अभी तो मैं इसका जिक्र किया बच्चों, सल्फाइड अयस्क का। निस्तापन कार्बोनेट अयस्क का करते हैं और जारण या भर्जन किसको, सल्फाइड अयस्क का हम लोग करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क, बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, ऑप्शन ए है सिनेबार, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी जिंक ब्लेंड, ऑप्शन डी कैलेमाइट। तो इसका आंसर होगा बच्चों बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है ना बच्चों एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। तो बच्चों जितने भी अयस्क है, जितने भी धातु हैं, सभी धातु का अयस्क जो है, जो फेमस है, जो प्रमुख है बच्चों, मेन है, वो सभी का अयस्क आपको याद होना चाहिए। जैसे एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है बच्चों, पारा का अयस्क अगर पूछा जाए तो सिनेबार कहेंगे बच्चों। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें मैं डाला हूँ, सब क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे बच्चों, आपको घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेते रहे बच्चों और इसको नोट्स बना ले, ठीक है, अच्छा से नोट्स बना ले, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन पारा का अयस्क है। देखो आगे ना क्वेश्चन बच्चों, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम डाले हैं बच्चों, सभी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे। कारण के निम्नलिखित में कौन पारा का अयस्क है। ऑप्शन ए सिनेबार, भाई तो ऑप्शन यही होगा ना सिनेबार, आपको पता ही है बच्चों। आप फटाफट मेरे आंसर बताने से पहले बच्चों आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है बच्चों, लेट नहीं किया करो। सिनेबार सही है, ऑप्शन हो जाएगा सिनेबार, ठीक। अभी तो मैं इसका बात किया, ठीक। चलो ये बॉक्साइट किसका अयस्क है बच्चों, बॉक्साइट किसका अयस्क है, इसका देखो ये एल्युमिनियम का अयस्क है, अभी हमने बात किया। अच्छा एक और है, कैलेमाइट किसका अयस्क है बच्चों, कैलेमाइट भी किसी न किसी धातु का अयस्क है। किसका है, जस्ता का, जिंक का है बच्चों, जिंक का है, ठीक है, ये जिंक का है, ठीक है। ये भी जिंक ब्लेंड, ये भी जिंक का है, ये जिंक ब्लेंड, ठीक है बच्चों, जिंक ब्लेंड, ये भी जिंक का अयस्क है। कैलेमाइट ये भी जिंक का अयस्क है। ये किसका अयस्क है बच्चों, एल्युमिनियम का अयस्क है। ये किसका अयस्क है बच्चों, ये पारा का अयस्क है, मरकरी का अयस्क है, ठीक है बच्चों। तो हर एक चीज को आपको बेहतरीन तरीके से समझते चलना है। देखो यहाँ पे कितने सारे धातु का अयस्क आपको पता हो गया, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है। अब आपको बताना है बच्चों, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। अब आपको ये बताने कि इसमें से कौन सा तत्व अधातु है। तो अधातु बताना, नॉन मेटल बताना, ध्यान से देखना बच्चों। अब हम यहाँ पे पहले सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए बच्चों कि जो अधातु होते हैं उसके बाहरी कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान से देखना, मान लो कोई तत्व है बच्चों, तत्व है कोई भी, जैसे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप बनाएंगे बच्चों तो क्या होता है 2, 8 और 7, एक 17 नंबर पे आता है। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, यानी कि ये अधातु है। क्या है बच्चों, यह अधातु है। हम धातु कैसे पहचानेंगे, तो धातु पहचानने के लिए उसके बाहरी कक्षा में, धातु के बाहरी कक्षा में बच्चों 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जिसके भी बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों उसको हम लोग धातु बोलते हैं। और जिसके बाहरी कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों उसको अधातु कहते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा निष्क्रिय गैस कैसे पहचानेंगे, जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों उसको हम लोग निष्क्रिय गैस कहते हैं, ठीक है। तो फिर से याद रखना बच्चों, जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो धातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। जिसके बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या कहलाएगा, और धातु कहलाएगा। जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो निष्क्रिय गैस कहलाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर कौन सा है, अधातु का रहेगा कि 6, यहाँ पे देखो ऑप्शन ए हो जाएगा। एक मिनट बच्चों, ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 2, 8, 6। ये धातु है, ये भी धातु है और ये भी धातु है। ये धातु है बच्चों, ये क्या है, ये धातु है, ये भी धातु है और ये भी धातु है। अधातु
ऑप्शन ए वाला है। ठीक है बच्चों, अभी मैं समझाया कंसेप्ट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। हेमेटाइट किसका अयस्क है बच्चों? सिनेबार नहीं, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? अब लोहा का, देखना मैं, लोहा का अयस्क, लोहा का हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। ठीक है, लोहा का, तो ऑप्शन हो जाएगा लोहा। कैलेमाइन नहीं होगा, कैलेमाइन किसका है? जस्ता का कैलेमाइन है। बॉक्साइट किसका है बच्चों? बॉक्साइट एल्युमिनियम का बॉक्साइट है बच्चों। सिनेबार पारा का है बच्चों। ठीक है, और लोहा ये हेमेटाइट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व में कौन धातु? अब इसमें आपको धातु पहचान करना है, कौन सा धातु है। अभी आपको बताया बच्चों धातु किसको कहते हैं? जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम धातु कहते हैं। किसी के बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3, हाँ यहाँ पे देखो ऑप्शन डी देखो, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन डी। बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बाहरी कक्षा में 7 है, अधातु है। बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन अधातु है। बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन अधातु है। बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया धातु, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कौन सा धातु होगा, कौन सा अधातु होगा और कौन सा निष्क्रिय गैस होगा। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख करके आप समझ जाएंगे, आई होप समझ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन निष्क्रिय गैस है? हाँ अभी आप कमेंट करो, फटाफट आंसर बताओ बच्चों। ठीक है, एबीसीडी कमेंट करना, बस एबीसीडी कमेंट करते जाओ। ठीक है, तो निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन निष्क्रिय गैस है? निष्क्रिय गैस बताना है कौन है। देखो ऑप्शन ए पे देखो, ऑप्शन ए जो है बाहर क्या है बच्चों? सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये अधातु है। क्या है बच्चों? ये अधातु है। ठीक है, ऑप्शन बी देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है? ये भी अधातु है, ये भी अधातु है। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, ये भी अधातु है, अधातु है। और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? निष्क्रिय गैस है, ये है निष्क्रिय गैस। जिसके बाहरी कक्षा में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम निष्क्रिय गैस बोलते हैं। तो ये क्या है? यह निष्क्रिय गैस है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा। ये कह रहा है निम्नलिखित क्रमों में कौन सा क्रम धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम प्रदर्शित करता है? ठीक है, आपको बताना है बच्चों, धातु की क्रियाशीलता आप पढ़े होंगे और क्लास में आपको मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है, अपने क्लास में बात कर रहा हूँ बच्चों, आप भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। अगर कहीं बाहर के स्टूडेंट्स क्लास देख रहे हैं कोई बात नहीं बच्चों, आप प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है बच्चों, पढ़े होंगे आप लोग भी। तो इसमें देखना सही क्रम कौन सा आपको ये बताना है। ठीक है, सही क्रम कौन सा आपको ये बताना। हाँ यहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे दिया मैग्नीशियम सबसे क्रियाशील है, और उसके बाद कर रहे ये तो गलत है, ये तो गलत है बच्चों, ये तो गलत है। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताया बच्चों, प्लीज आपको ये बोला प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप कॉल मी अ जेब्रा, प्लीज स्टॉप कॉल मी अ जेब्रा। प्लीज यानी कि पोटेशियम होता है। ठीक है, स्टॉप यानी कि सोडियम, स्टॉप एस यानी सोडियम, सोडियम स्टॉप सोडियम, यहाँ पे सोडियम होता है। कॉल यानी कि कैल्शियम होता है। मी मतलब कि मैग्नीशियम होता है। ए का मतलब बच्चों एल्युमिनियम होगा, और जी इसका मतलब जिंक होगा। तो सबसे बच्चों पहले आगे ये होना चाहिए। ऑप्शन में देख लो भाई, ऑप्शन में देख लो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देख लो, ये वाला ऑप्शन देखना, देखो ऑप्शन ये देखना, सबसे ज्यादा क्रियाशील ये है, देख लो, मिला लो बच्चों, मिला लो। तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला देख लो। अब यहाँ पे देखना बच्चों, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ऑप्शन को देखना। यहाँ पे क्या है? सोडियम है, और यहाँ पे भी सोडियम है। अब सोडियम एक नंबर पे तो आ गया। सोडियम के बाद क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। तो सोडियम के पास मैग्नीशियम, देखो सोडियम के बाद मैग्नीशियम है यहाँ पे, देखो ये जिंक है, जिंक तो सबसे नीचे होता है, यानी कि ये ऑप्शन सी जो है सही हो गया, ऑप्शन सी जो है सही हो गया, ऑप्शन डी गलत हो गया, बाकी सारा ऑप्शन गलत हो गया। आपको इसको मिला कर रखना है, आपको याद रखना है, प्लीज स्टॉप कॉल मी अ जेब्रा। ठीक है बच्चों, इसको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में किस अणु में त्रिक बंधन होता है? देखो आपको बच्चों पढ़ाया गया है रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, सहसंयोजक बंधन पढ़ाया गया है, सहसंयोजक इक्विवेलेंट बॉन्ड, एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन और त्रिक सहसंयोजन बंधन। तो आपको बताना बच्चों, वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आपको क्लास में सिखाया गया है। तो आप देखेंगे बच्चों किसमें, किस अणु में त्रिक बंधन होता है। आप देख लो
ऑप्शन ए हाइड्रोजन में त्रिक बंधन होता है, हाइड्रोजन में त्रिक बंधन नहीं होता, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है बच्चों, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, और इसमें इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चों, त्रिक बंधन इसमें होता है, ठीक है, क्लोरीन में नहीं होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन में त्रिक बंधन है कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, इंग्लिश में पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैविंग ट्रिपल बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन गैस में बच्चों ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, याद रखेंगे। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, याद रखेंगे। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोच्चतम चालक है? बच्चों, सबसे अच्छा चालक कौन सा है इसमें? देखो, कमेंट करो, फटाफट बताओ बच्चों, सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तांबा है? नहीं। सोना है? बिल्कुल नहीं। चांदी, सिल्वर जो है बच्चों, सबसे अच्छा चालक सिल्वर है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? सिल्वर है, याद रखेंगे, सबसे अच्छा चालक सिल्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? बेहतरीन सवाल है, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया गया बच्चों बुक में, और बोर्ड एग्जाम तक कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, किसको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? देखिए, मैग्नीशियम को, बिल्कुल सही जवाब। मैग्नीशियम को क्या, या सोडियम को? मैग्नीशियम को या सोडियम को? सोडियम को बच्चों, सोडियम को, मैग्नीशियम को नहीं, सोडियम को बच्चों। सोडियम जो है ना बच्चों, ये बहुत क्रियाशील धातु है, ठीक है बच्चों। क्रियाशील ये 2 नंबर पे आता है, मतलब सबसे पहले बच्चों होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम, है ना, ऐसे करके। तो बच्चों ये सोडियम है ना, ये बहुत क्रियाशील धातु है, इसलिए बच्चों अगर इसको हवा में रखते हैं तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। तो यह आग न पकड़े, इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, ताकि ये अभिक्रिया न करे ऑक्सीजन से और आग नहीं पकड़े। तो ठीक है, ये हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, केरोसिन तेल में डुबोगा। हम मैग्नीशियम की बात, इसके बारे में जरा सुनो बच्चों। जो मैग्नीशियम है बच्चों, मैग्नीशियम को ना, अब मैग्नीशियम को ऐसे छोड़ देने से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो उसके परत पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जम जाता है, उसके सतह पे मैग्नीशियम रिबन जो होता है ना बच्चों, उसके सतह पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जम जाता है। इसलिए बच्चों जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उसको ना कागज से, श्रेष्ठ कागज से पहले साफ कर दिया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वहां से उसके ये सतह से हटाया जाता है, तब उसको जलाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ किया जाता है, क्यों? तो क्योंकि बच्चों मैग्नीशियम जो होता है इसके सतह, ये जो सतह है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और इसके सतह पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जम जाता है, इसलिए उस मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत को, ठीक है बच्चों, रगड़ के श्रेष्ठ पेपर से हटाया जाता है, तब उसको जलाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहा और ये क्वेश्चन रहा, ठीक है बच्चों। लिथियम को देखो, लिथियम के बारे में थोड़ा सा समझ लो बच्चों। लिथियम जो एक धातु है बच्चों, ये भी चाकू से इसको आसानी से काटा जा सकता है, ये भी मुलायम होता है सोडियम के जैसा। तो 3 धातु को बच्चों चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, एक लिथियम हो गया, एक सोडियम हो गया और एक पोटेशियम हो गया। 3 धातु को देख लो, पोटेशियम, सोडियम और एक और है बच्चों लिथियम। इस तीनों धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। तो ये आप इसको याद आप रखेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? पीतल, यानी कि इसको इंग्लिश में बच्चों ब्रास बोलते हैं। पीतल किसका उदाहरण आपको ये बताना है? धातु का, अधातु का, उपधातु का या मिश्र धातु का, ठीक है बच्चों। किसका उदाहरण है? 1 मिनट बच्चों। हाँ, तो बच्चों निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? अब देख लो यहाँ पे पीतल क्या है बच्चों, पीतल क्या है? धातु है, ऑप्शन ए धातु है, ऑप्शन बी अधातु है,
ऑप्शन सी उप धातु है या ऑप्शन डी मिश्र धातु है? कौन सा है बच्चों, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, पहले आप कमेंट करो। देखो बच्चों पीतल जो है ना ये एक मिश्र धातु है, एलो है, ठीक है बच्चों, पीतल एक मिश्र धातु है, ठीक। तो आपको याद होनी चाहिए पीतल एक मिश्र धातु है। और बहुत सारे मिश्र धातु होते हैं, जैसे स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील, वो भी मिश्र धातु है। तो अगर बच्चों ये पूछा जा सकता है बच्चों, ये स्टील जो होता है, स्टील जो है मिश्र धातु है, उसमें क्या क्या मिला करके बनाया जाता है, या पूछा जा सकता है बच्चों जो पीतल है, जो ब्रास है, इसमें क्या क्या मिला करके बनाया जाता है। तो ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक कंपाउंड? देखो आयनिक कंपाउंड क्या होता है, देखो जो आयन से मिलकर के बना होता है उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि एक और तुमको पहचान बता दें, आयनिक कंपाउंड उसको जिसमें एक मेटल होगा, एक धातु होगा और एक नॉन मेटल होगा, मेटल प्लस नॉन मेटल उसमें होता है, ठीक है, नॉन मेटल होता है, ठीक है। यानी कि उसमें एक पॉजिटिव आयंस होगा और एक निगेटिव आयंस होगा। पॉजिटिव निगेटिव आयंस से जो मिलकर के बना होगा समझना वो क्या है, आयनिक कंपाउंड है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी होगा नहीं, ऑप्शन ये गलत है, ये भी ऑप्शन CCl4, ये भी ऑप्शन गलत है। KCl, हाँ ये ऑप्शन सही है। K जो है बच्चे पॉजिटिव आंसर आता है K+1, और ये जो Cl है ये निगेटिव आंसर आता है Cl-1, यानी कि हो गया KCl, यानी कि ऑप्शन बी सही है बच्चों। ये सब तो निगेटिव है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इसमें आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक कौन सा है बच्चों, तो KCl जो है आयनिक यौगिक है। हाँ अगर आपसे पूछा बच्चों सहसंयोजन यौगिक, सहसंयोजी यौगिक है, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड्स कौन सा है, अगर कोवैलेंट कंपाउंड्स पूछता है, सहसंयोजी यौगिक पूछता है बच्चों, तो ये सब सहसंयोजी, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रहे बच्चों, जिसमें पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस होते हैं, यानी कि मेटल्स नॉन मेटल्स से जो बने होते हैं उसको हम लोग आयनिक यौगिक बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। और जिसमें दोनों नॉन निगेटिव आयंस ही होंगे, इनके दोनों नॉन मेटल होगा, उसको बच्चों सहसंयोजी क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं, सहसंयोजी यौगिक बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में टॉपिक आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? आगे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक, माफ कीजिएगा यहाँ पे बच्चों ये आयनिक नहीं होगा, ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड होगा। यहाँ पे ये जो है बच्चों, ये थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है, ठीक है, ये आयनिक यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, इसको हटा देना, कोवैलेंट कंपाउंड होगा यहाँ पे, कोवैलेंट कंपाउंड होगा, ठीक है। तो देख लो अब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए HCl एक कोवैलेंट कंपाउंड है, देख लो कौन सा कोवैलेंट कंपाउंड है, CO2, देखो भाई, देखो इसमें तो हमको सब दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, यार थोड़ा सा क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेना आप लोग, ठीक है बच्चों। इसमें अगर देखोगे तो देखो ये आयनिक कंपाउंड है, बाकी सब क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 22 अच्छा से समझना है, पहले पढ़ो क्वेश्चंस को, पहले पढ़ो तो समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पहले देखो इसको, तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 और तत्व बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, घबराना नहीं है, आराम से देखना। देखो यहाँ पे सुनो, एक मिनट कलर चेंज करते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे एक तत्व ए है और यहाँ पे तत्व बी है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 और 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 8, 1। चलो ठीक है, ए और बी के संयोग से बने यौगिक की प्रवृत्ति क्या हो गया, तत्व ए और तत्व बी जब आपस में संयोग करेगा तो एक कंपाउंड बनाएगा, एक यौगिक बनाएगा। वो कैसा कंपाउंड है देखो भाई, ध्यान से देखना। इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये हो गया धातु हो गया, ठीक है बच्चों, धातु हो गया, यानी कि पॉजिटिव आयंस बनाता है, ठीक है। इसके बाहरी कक्षा में देखो 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये अधातु हो गया, क्या हो गया, अधातु हो गया, यानी कि निगेटिव आयंस बनाएगा। पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस मिलकर के क्या बनते हैं, आयनिक कंपाउंड तो बनते हैं बच्चों, आयनिक यौगिक ही तो बनेगा। तो देख लो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो अगर दोनों निगेटिव होगा, दोनों नॉन मेटल होता तो ये बनता सहसंयोजन, ये कोवैलेंट कंपाउंड बनता, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 23,
निम्नलिखित में कौन तत्व दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? ध्यान से देखना, इसको समझने वाला क्वेश्चन है। देखो, आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन बनाएगा? आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पहले ये देखो, पहले ये पता होना चाहिए बच्चों, जो आर्गन जो होता है 18 नंबर पे आता है, ए आर आर्गन, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 8, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 और 8 10 और 8 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स को हमने ऐसे सजाया। अब इसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस में होगा बच्चों? मैग्नीशियम में होगा? बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। मैग्नीशियम का देखो, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है और 2 8 10 और 2 इलेक्ट्रॉन ये खो देगा, मतलब कि त्याग देगा। 2 इलेक्ट्रॉन को मैग्नीशियम त्यागेगा, तो ये देखो 2 और 8 बचेगा इसमें, यानी कि नियोन जैसा बन रहा है, नियोन जैसा। ये क्वेश्चन में क्या है बच्चों? क्वेश्चन में कि इसके जैसा बन रहा है, इसको करें कि आर्गन के जैसा। तो ये ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन ए तो होगा नहीं बच्चों। ऑप्शन बी देखो, ये 4 नंबर पे आता है ना बच्चों, तो 2,2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये बचा 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी कि ये बन गया किसके जैसा बच्चों? हीलियम के जैसा। यानी कि ऑप्शन ए भी नहीं होगा, हीलियम के जैसा ये बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन अगर त्याग देगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। देखो क्वेश्चन में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन खोकर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन को ये त्यागेगा तो हीलियम के जैसा बनेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो नियोन के जैसा बन जाएगा। अब इस पे देखो, इसको कैल्शियम 20 नंबर पे आता है। देखो कैल्शियम 20 नंबर पे आता है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसमें बच्चों? इसमें इलेक्ट्रॉन बचेंगे 18। तो यही ऑप्शन हो जाएगा ना, यही ऑप्शन हो जाएगा। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, तो आप सजाओगे कैसे? 2 8 10 8 18 और यहाँ पे 2 20, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो बन जाएगा आर्गन के जगह। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन कैल्शियम हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम। आई होप आपको समझ में आएगा, कैल्शियम ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? मतलब जो एयर से कोई रिएक्शन ही नहीं करता है, ठीक है, कौन सा है जो वायु का कोई, हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? भाई सोना पे, सोना जो होता है ये हवा से रिएक्शन नहीं करती है, तो बहुत ज्यादा करता है। सोडियम बच्चों देख लो, सोडियम को तो केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है ताकि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको, ठीक है, तो आपको पता है। ये लोहा देखो, लोहा को अगर हवा में छोड़ेंगे तो इसमें जंग पकड़ लेता है, और नमी से जंग पकड़ लेता है, हवा से ऑक्सीजन से अभिक्रिया के जंग पकड़ लेता है। तो ये जो सोना है ये जंग नहीं पकड़ता है थोड़ा सा, ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखना, ध्यान से देखना बच्चों। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है? किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है बच्चों? ऑप्शन लिखते हैं बच्चों, ऑप्शन ध्यान से देखना बच्चों, गलत कर सकते हो। देखो ऑप्शन ध्यान से देखना, ग्रीज का लेपन करके, बाय अप्लाइंग ग्रीस। बच्चों लोहे का कढ़ाई है, सब्जी बनाना है, तो ग्रीस हम उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जंग लगाने से बचाना तो ग्रीस लगा देंगे, फिर सब्जी कैसे बनाएंगे? सब्जी में ग्रीस लग जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हम ग्रीस नहीं लगाएंगे, कढ़ाई में ग्रीस लगाएंगे, कैसे सब्जी कैसे बना पाएंगे? दिख प्रॉब्लम हो जाएगी। पेंट करके, बिल्कुल गलत जवाब होगा। हम लोहे की कढ़ाई में पेंट करेंगे, सब्जी बनाएंगे तो उसमें सारा पेंट लग जाएगा बच्चों। गर्म करेंगे पेंट क्या होगा? बरक जाएगा, पिघल जाएगा, पेंट भी नहीं कर सकते हैं। जास्ता की, हाँ ये सही है बच्चों, जास्ता की परत चढ़ाकर, इसमें जास्ता का परत आता है बच्चों, उस पर पानी चढ़ाती होता है ना, वो सोने का पानी चढ़ा देता है, ये गिलेट उलेट का गाना वाना उस टाइप का ये भी होता है, जास्तीकरण करके। तो ये जास्ता का परत चढ़ा करके इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ठीक है। अब ऑप्शन डी है इनमें से सभी द्वारा, नहीं बच्चे तो इनमें से सभी द्वारा मानेंगे। आपको क्लास में बच्चों पढ़ाया भी गया है बच्चों, आपको क्लास में बताया गया कि जंग धातु को संक्षारण से रोकने का उपाय आपको बताया गया है, तो इसमें ये भी लिखवाया गया है, ये भी लिखवाया गया, ये भी लिखवाया गया। तो आप समझेंगे कि वही वाला कंसेप्ट है, तो सर तो सब लिखवाया है, यानी कि इनमें से सभी, ओके, बट गलत हो गया बच्चों। लोहे की कढ़ाई या सब्जी बनाना है तो थोड़ा सा दिमाग, कॉमन सेंस होनी चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी नहीं मानेगा, ठीक है बच्चों। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन धातु के निष्कर्षण का सही क्रम, धातु के निष्कर्षण का सही क्रम कौन सा है बच्चों? धातु का हमें निष्कर्षण करना है, ठीक है बच्चों, शुद्ध धातु प्राप्त करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले ध्यान से समझिए,
तो बच्चों सबसे पहले देखो आप कमेंट करके बताओ पहले इसका आंसर क्या होगा। पहले आप कमेंट करो, सबका आंसर मैं ही बताते जा रहा हूँ, ठीक है। पहले आप कमेंट करो कौन सा आंसर सही आपको दिख रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, चलो हम बता रहे हैं, ठीक है। आपने कमेंट कर दिया, चलो सबसे पहले बच्चों सांद्रण करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सांद्रण करेंगे, सांद्रण करेंगे, उसके बाद हम निस्तापन करेंगे, उसके बाद हम प्रगलन करेंगे। अब ये तीनों का परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। सांद्रण क्या होता है बच्चों, देखो जो पृथ्वी की परत से धातु के जो अयस्क हम प्राप्त करते हैं, उस पृथ्वी की परत में जो धातु के अयस्क होते हैं उसमें बहुत सारे अवांछनीय पदार्थ, बालू, मिट्टी, कंकड़, ये सब मिले होते हैं। उसको हम अवांछनीय पदार्थ करते हैं, उसको हम लोग गेंग भी करते हैं, ठीक है। तो वो गेंग हो गया बच्चों। तो उस गेंग को हमें पहले तो दूर करना होगा, यानी उसको हम कहते हैं अयस्कों का सांद्रण। तो अयस्कों का सांद्रण यानी कि गेंग को हम उसको दूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम या तो जारित करेंगे या तो निस्तापित करेंगे। जारण करो या निस्तापन करो, इसमें क्या होता है बच्चों, देखो जारण का भी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। किस अयस्कों का हम लोग जारण करते हैं और किस अयस्कों का हम लोग निस्तापन करते हैं, देखना ध्यान से देखना। अगर कार्बोनेट अयस्क है तो उसका हम निस्तापन करेंगे। निस्तापन का ये डिफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। क्या करते हैं बच्चों, कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके उसको धातु ऑक्साइड में बदला जाता है, ठीक है, निस्तापन। अगर सल्फाइड अयस्क है तो यहाँ पे निस्तापन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जारण करेंगे। जारित उसको किया जाता है जारण, ठीक है। तो जारण का भी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। जारण सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म कर दिया जाता है, ठीक है। बस थोड़ा सा ये कर ले, ठीक। हाँ, तो उसके बाद सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण, उसके बाद अयस्कों का निस्तापन या जारण, यहाँ पे जारण भी हो सकता है। उसके बाद प्रगलन। अभी प्रगलन समझो भाई क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है बच्चों, जिस अयस्क को हम जारित कर चुके हैं या निस्तापित कर चुके हैं उसमें हम क्या करते हैं, कोयला को मिलाते हैं, कोक की उपस्थिति में गर्म करते हैं। यानी कि जारित या निस्तापित अयस्कों को कोक की उपस्थिति में गर्म करके शुद्ध धातु बनाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं, ठीक है बच्चों। इस सब क्लास में सबका डिफिनेशन अच्छा से बताया गया है। तो ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही हो गया और बाकी सब ये गलत ऑप्शन है, बाकी सब गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो ध्यान रहे बच्चों, ठीक है। एक एक प्रोसेस को आपको समझना है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है बच्चों सभी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन रिपीटेड सवाल है, ठीक। तो क्वेश्चन एक भी मिस नहीं करना है, नहीं दिक्कत हो जाएगी बच्चों। बोर्ड परीक्षा में आपके पास 470 प्लस अंक पार नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो एक एक प्रश्न को आपको ध्यान से लिखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। धातु के अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए कौन सा प्रक्रिया प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया बच्चों, धातु के अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलना है, ठीक है। तो धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए हम दो प्रक्रिया हमारे पास है, या तो उसको जारित कर दो या तो उसको निस्तापित कर दो। यानी कि जारण और निस्तापन हम दोनों कर सकते हैं। जारण को भर्जन कहते हैं बच्चों। देखो ऑप्शन देखो ऑप्शन में देखो, सुनो। धातु के अयस्कों को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए हम जारण निस्तापन भी कर सकते हैं, भर्जन भी कर सकते हैं। निस्तापन कब करते हैं, अगर CaCO3 एक कार्बोनेट अयस्क है। अगर कार्बोनेट अयस्क हो जिसमें भी CO3 होगा तो समझ जाओ बच्चों उसमें हम क्या करेंगे, उसका हम निस्तापन करेंगे। और जिसमें सल्फर गैस लगा होगा जैसे ZnS, ये हो गया, ठीक है। ये जिंक ब्लेंड इसका नाम है, ये सल्फाइड अयस्क तो उसमें वर्जन करते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो ऑप्शन इनमें से दोनों हो जाएगा, ठीक है। धातु ऑक्साइड में दोनों प्रोसेस से, इस दोनों प्रक्रिया से बच्चों धातु के अयस्क को हम धातु ऑक्साइड में बदलते हैं। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू, देखिएगा ध्यान से। 28 नंबर क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके उसे धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वाह क्या बेहतरीन सवाल। देखो बच्चों पहले आप इसका कमेंट करो। अभी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर अभी जिक्र किया बच्चों, अभी मैंने बात किया धातु ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके उसे धातु में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन तुम्हारे सामने है, अभी मैंने इसको बताया, अभी समझाया। क्या निस्तापन कहेंगे, नहीं बिल्कुल ये गलत हो गया। वर्जन कहेंगे, नहीं। सांद्रण कहेंगे, नहीं। प्रगलन कहेंगे, सही जवाब है प्रगलन, स्मेल्टिंग, इंग्लिश में इसको स्मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो स्मेल्टिंग, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो धातु के जो अयस्क होते हैं ना उसको हम सांद्रण करते हैं, अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। उसके बाद जारण करो या निस्तापन करो, ठीक है बच्चों। और जारण कब करो, जब सल्फाइड अयस्क हो तो जारण करते हैं। निस्तापन कब करते हैं, जो कार्बोनेट अयस्क हो तो निस्तापन करते हैं। उसके बाद प्रगलन करते हैं, उसमें कोक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। प्रगलन क्या है बच्चों, तो देखो ध्यान से देखना, जारित या निस्तापित अयस्कों को
कोक के साथ गर्म करके उसको शुद्ध धातु प्राप्त करने का प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रगलन कहते हैं। आपको पढ़ाया गया है क्लास में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्टेनलेस स्टील किस किस धातु का समांग मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, अब स्टेनलेस स्टील क्या एक मिश्र धातु है, अलॉय है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा धातु मिला होता है, तो आप पहले इसके आंसर कमेंट करके बताओ भाई कौन कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। ए बी सी डी देख लो क्या क्या मिला होता है, फिर हम आंसर आपको बताते हैं, ठीक है। चलो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टेनलेस स्टील में बच्चों आयरन मिला होता है, निकेल एंड क्रोमियम, ये 3 धातु मिला होता है, ठीक है बच्चों। स्टेनलेस स्टील यानी कि स्टील ही कहो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 नंबर देखते हैं बच्चों। सोने की शुद्धता को मापा जाता है, सोने की शुद्धता को किसमें मेजर करते हैं बच्चों, प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, हॉलमार्क में मेजर करते हैं बच्चों, हॉलमार्क में या कैरेट में या नैनो में या माइक्रो में। इस आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरेट में करते हैं बच्चों, ठीक है। कितने कैरेट का है ना, 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, प्योर गोल्ड 24 कैरेट्स का होता है, आप जानते हैं बच्चों। लेकिन प्योर देखो 24 कैरेट्स का प्योर गोल्ड होता है, बट 24 कैरेट्स के प्योर गोल्ड का हम लोग जो गहना जो होता है ना बच्चों, उसको हम नहीं बनाते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि बहुत मुलायम होता है और मुलायम होने की वजह से वो गाना नहीं बनते। इसको हार्डनेस, इसको कठोरता लाने के लिए 2 कैरेट 3 कैरेट इसमें अन्य धातु इसमें मिलाया जाता है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो सोने की शुद्धता को हम लोग इसमें कैरेट में मेजर करते हैं, ठीक। तो ये हो गया। तो बच्चों इसमें टोटल 30 ही क्वेश्चन था बच्चों, 30 क्वेश्चन, ये अंतिम प्रश्न था, ठीक है बच्चों। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम दिए हुए बच्चों, एक बार क्वेश्चंस को अच्छा से देखें, नोटबुक में नोट करें, तैयार करें और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अपने पास रखें, क्योंकि इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है इसमें कंसेप्ट छुपा हुआ है। अगर आपको देखो हर एक टॉपिक का मैंने इसमें कंसेप्ट भी आपको समझाया, तो हर एक चीज़ को समझे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है, आपने इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा और उसके बाद आप टेस्ट पेपर लगाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट एग्जाम होने वाले बच्चों आज ही आप लोग का। तो अपने टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, क्वेस्ट कोचिंग सेंटर गोपालगंज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको सर्च करें और वहाँ पे एक टेस्ट पेपर का धातु अधातु का मेटल नॉन मेटल का, वहाँ पे आपको एक मिल जाएगा लिंक, ठीक है। तो वहाँ पे आप चले जाए बच्चों, वहाँ पे आपको लिंक होगा बच्चों और वहाँ से आप अच्छा से टेस्ट का प्रिपरेशन करें, ठीक है। इसको टोटल क्वेश्चन देख करके आप बनाएंगे, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक। टोटल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा और तैयारी बेहतरीन तरीके से करना है बच्चों। देखो ये वाला टैगलाइन आपको भूलना नहीं है, बोर्ड परीक्षा में आपकी बात 470 प्लस अंक पास, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो और आप लाइक करना सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, देख लो यहाँ पे, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशंस मिले और मैं अच्छा सा वीडियो इससे भी सभी टॉपिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन इसमें मैं 30 क्वेश्चन दिया, तो 30 ऑब्जेक्टिव दिया हूँ। अगर आपको कम लग रहा है तो आप बोलो और भी क्वेश्चन में बढ़ाऊंगा, 50 क्वेश्चन का हो, 100 क्वेश्चन का हो, क्वेश्चन मिलेगा, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन देंगे बच्चों, ठीक है। कमेंट करके बताओ और क्वेश्चन सही तो बताओ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो वीडियो बनाएंगे उसमें और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आपको अब टेस्ट एग्जाम देना है, टेलीग्राम चैनल पे चलो, पहले वीडियो को देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ। तो आज इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच।